प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज से 5 साल पहले आप सबने मुझ पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों के प्रति तथा आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई बहन, नई पीढ़ी के जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स, राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। संक्षेप में कहूँ तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। मेरे मनोमस्तिष्क में वे सभी क्षण विशेष रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देश प्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जब भी प्रवासी भारतीयों के साथ मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि हमारे निष्ठावान नागरिक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सभी निष्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविष्य सुरक्षित है। प्यारे देशवासियों, अपने इन अनुभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बचपन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रहीं। जब अपने छोटे से गांव में एक साधारण बालक के नज़रिए से मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, तब देश को आज़ादी हासिल किए हुए कुछ ही साल हुए थे। देश के पुनर्निर्माण के लिए लोगों में एक नया जोश दिखाई देता था। उनकी आंखों में नए सपने थे। मेरे दिलो दिमाग में भी एक धुंधली सी कल्पना उभर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्माण में भागीदारी कर सकूंगा। कच्चे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारण बालक के लिए हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कल्पना से परे था। लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौख गांव के अति साधारण परिवार में पला बढ़ा वह रामनाथ कोविंद आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को सत सत नमन करता हूँ। चूँकि मैंने अपने गांव का उल्लेख किया है, तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान
अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा शामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गांव परौंख आए और उन्होंने मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे देशवासियों, आजकल सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। आधुनिक काल में हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। वर्ष 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। अनेक महान जन नायकों की उज्ज्वल आकाश गंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वह विश्व इतिहास में अतुलनीय है। जहाँ एक और आधुनिक युग के एक ऋषि की तरह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय तक, ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष्य के लिए तत्पर होना मानवता के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखा गया है। मेरे मस्तिष्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीन भारत की विभिन्न परिकल्पनाओं से संपन्न अनेक महान नेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाधीनता संग्राम पर गांधी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दौरान उन्होंने कोटि कोटि देशवासियों की जीवन धारा को नई दिशा दे दी। देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के जिस पथ पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं, उसकी रूपरेखा हमारी संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों में हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कृपलानी सहित 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के सदस्यों के अमूल्य योगदान से निर्मित भारत का संविधान हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है और इसमें निहित आदर्श चिरकाल से संरक्षित भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा रहे हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनैतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था
कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके शब्दों को आप सबके साथ साझा करता हूँ। उन्होंने कहा था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता यदि वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का वह तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति के अलग अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनकी त्रिमूर्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि उनमें से किसी भी हिस्से को एक दूसरे से अलग करने पर लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। प्यारे देशवासियों, जीवन मूल्यों की ये त्रिमूर्ति आदर्शयुक्त, उदारतापूर्ण और प्रेरणादायक है। इस त्रिमूर्ति को अमूर्त अवधारणा मात्र समझना गलत होगा। केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि हमारा प्राचीन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि वे तीनों जीवन मूल्य हमारे जीवन की सच्चाई हैं। उन्हें हासिल किया जा सकता है और वस्तुतः उन्हें विभिन्न युगों में हासिल किया भी गया है। हमारे पूर्वजों और हमारे आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम और सेवा भावना के द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को चरितार्थ किया था। हमें केवल उनके पद चिन्हों पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है। सवाल उठता है कि आज के संदर्भ में एक सामान्य नागरिक के लिए ऐसे आदर्शों का क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि उन आदर्शों का प्रमुख लक्ष्य सामान्य व्यक्ति के लिए सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए सबसे पहले सामान्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। अब संसाधनों की कमी नहीं है। हर परिवार के पास बेहतर आवास तथा पीने के पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यह बदलाव विकास की बढ़ती हुई गति तथा भेदभाव से पूर्णतः मुक्त सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के बाद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खुशी के अवसर तलाशे तथा अपने नितांत निजी गुणों का समुचित उपयोग करते हुए अपनी नियति का निर्माण करे। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही मुख्य साधन है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा भारतीयों के लिए अपनी विरासत से जुड़ने और 21वीं सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उनके विकासमान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में और भी अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाभ लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। प्यारे देशवासियों, अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूँ। जब मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ तब मैंने गांधी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया। गांधी जी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत यह था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर अपने अटूट विश्वास को दोहराते हुए
आप सबसे ये आग्रह करूँगा कि आप प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ही सही गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं पर अवश्य विचार करें। प्यारे देशवासियों, हम सब के लिए माता की तरह पूज्य प्रकृति गहरी पीड़ा से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन का संकट हमारी धरती के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हमें अपने बच्चों की खातिर अपने पर्यावरण, अपनी ज़मीन, हवा और पानी का संरक्षण करना है। अपनी दिनचर्या में तथा रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करते समय हमें अपने पेड़ों, नदियों, समुद्रों और पहाड़ों के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रथम नागरिक के रूप में यदि अपने देशवासियों को मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो मैं यही सलाह दूंगा। अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मैं एक बार फिर सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। भारत माता को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Dear fellow citizens, Namaskar. 5 years ago, you had reposed immense trust in me and chose me as the President of India through your elected representatives. As I demit my office at the end of my term, I wish to share a few ideas with you all. Let me begin by expressing my deep gratitude to all fellow citizens and elected representatives. I have been inspired and energized by my interactions with citizens during my visits across the country. Farmers and workers from small villages, teachers shaping young minds, artists enriching our legacy, scholars investigating various facets of our country, business people creating wealth for the nation, doctors and nurses serving the people, scientists and engineers engaged in nation building, judges and advocates contributing to the justice delivery system of the country, civil servants who run the administration smoothly, our social workers actively connecting every social segment with development, preachers and masters of all sects who maintain the flow of spirituality in Indian society, you all have continuously helped me discharge my duties. In short, I received full cooperation, support and blessings from all sections of society. I will especially cherish the occasions when I had an opportunity to meet our brave Jawans of the armed forces, paramilitary forces and the police. Their patriotic zeal is as amazing as it is inspiring. During my visits abroad, whenever I spoke with members of the Indian diaspora, I found their love and concern for the homeland very touching. During investiture of civil awards, I had an opportunity to meet some of the most exceptional minds at work. With diligence and dedication, they are busy creating a better tomorrow for their fellow Indians. All these reaffirm the belief that the nation is after all composed of its citizens, and with each of you striving to make India better and better. The nation's great future is secure. These experiences remind me of my childhood and how grand historical events shape our individual lives. When I was growing up in a small village, the nation had only recently achieved independence. There was a fresh wave of energy to rebuild the country. There were new dreams. I too had a dream that one day I would be able to participate in a meaningful way in this nation building exercise. A young boy living in a mud house could not have any idea
about the highest constitutional office of the Republic. But it is the testament to the strength of India's democracy that it has created pathways to let each citizen take part in the shaping of our collective destiny. If that Ramnath Kovind from village Paronk is addressing you today, it is solely thanks to the inherent power of our vibrant democratic institutions. Since I have mentioned my village, let me also add here that among the most memorable moments of my life has been visiting my home during my term and touching the feet of my teachers at Kanpur to seek their blessings. This year, the Prime Minister also honored my village, Paronk, with his visit. This connection with our roots has been the essence of India. I would request the younger generation to continue this tradition of staying connected with their village or town, their schools and teachers. Dear citizens, the nation has been celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Next month, we will celebrate the 75th anniversary of independence. We will enter the Amrit Kal, the 25-year period leading to the centenary of independence. These anniversaries are milestones on the journey of the Republic, a journey to discover its potential and to offer its best to the world. In modern times, the glorious journey of our country commenced with the awakening of nationalist feelings during colonial rule and the launch of the freedom struggle. There were many uprisings across the country in the 19th century. The names of many of the heroes who brought hopes of a new dawn have long been forgotten. Contributions of some of them have come to be appreciated only in recent times. Around the turn of the century, the various struggles were coming together, creating a new consciousness. When Gandhiji returned to the motherland in 1915, the nationalist fervor was gaining momentum. I have always strongly believed that no other country has been as fortunate as India in having a galaxy of leaders, each of whom was an exceptional mind within a span of a few decades in the early 20th century. Gurudev Rabindranath Tagore, like a modern-day rishi, was at work to help us find our cultural roots again, while Babasaheb Bhimrao Ambedkar was vigorously advocating the cause of equality that was unheard of in most advanced countries. From Tilak and Gokhale to Bhagat Singh and Netaji, from Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Syama Prasad Mukherjee to Sarojini Naidu and Kamala Devi Chattopadhyay. Nowhere in the history of humankind have so many great minds come together for a common cause. So many more names flash across my mind, but the point I wish to make is that a diverse range of great leaders with their diverse range of ideas for an independent India had made huge sacrifices for the freedom movement. Gandhiji, of course, was the one whose transformative ideas influenced the outcome the most and who changed so many lives in the process. The formal map for the democratic path we all have been navigating was drafted by the Constituent Assembly. It included great minds from across the country, including 15 remarkable women such as Hansaben Mehta, Durgabai Deshmukh, Rajkumari Amrit Kaur and Sucheta Kripalani. The constitution they prepared, with invaluable contributions from each of them, has been our guiding beacon. Values enshrined in it have been part of the Indian ethos since time immemorial. In his concluding remarks in the Constituent Assembly before the Constitution was adopted, Dr. Ambedkar
had pointed out the distinction between two kinds of democracy. He had said, "We must not be content with mere political democracy." I quote, "We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy." What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy." Unquote. Dear fellow citizens, this trinity of ideals is lofty, noble, and uplifting. They must not be mistaken for abstractions. Our history, not only of modern times, but also from ancient times, reminds us that they are real, that they can be realized, and indeed have been realized in different eras. Our ancestors and founders of our modern nation exemplified the meaning of justice, liberty, equality, and fraternity with hard work and an attitude of service. We only have to follow in their footsteps and keep walking. And what do such ideals mean for a common citizen today? I believe the chief goal is to help them discover the joy of living. For that, first of all, their basic necessities must be taken care of. We have indeed come a long way from the days of shortages of resources. We are working with the objective of providing better housing and access to drinking water and electricity for every family. This change has been made possible by the momentum of development and good governance which knows no discrimination. Once the basic necessities are taken care of, the next requirement is to let each citizen pursue happiness by discovering their potential and letting them do what they alone are destined to do. Here, education is the key. I believe the national education policy will go a long way in making it possible for young Indians to connect with their heritage and also find their feet in the 21st century. To let them flourish tomorrow, healthcare is essential. The pandemic has underlined the need to further improve the public healthcare infrastructure. I am glad that the government has accorded top priority to this task. Once education and healthcare are in place, economic reforms will let citizens find the best course for their lives. I firmly believe that our country is getting equipped to make the 21st century the century of India. Dear citizens, during the 5 years of my term, I have discharged my responsibilities to the best of my ability. I have been conscious of being a successor to great icons like Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan, and Dr. APJ Abdul Kalam. When I entered the Rashtrapati Bhavan, my immediate predecessor, Sri Pranab Mukherjee, also shared his wise counsel with me about my duties. Still, whenever I was in doubt, I turned to Gandhiji and his famous talisman. His advice of recalling the face of the poorest man and asking myself if the step I am about to take will be of any use to him. At the risk of repeating myself, I will urge you to contemplate Gandhiji's life and teachings at least for a few minutes every day. Dear fellow citizens, Mother Nature is in deep agony and the climate crisis can endanger the very future of this planet. We must
take care of our environment, our land, air and water for the sake of our children. In our daily lives and routine choices, we must be more careful to protect our trees, rivers, seas and mountains as well as other living beings. As the first citizen, if I have to give one advice to my fellow citizens, it has to be this. At the conclusion of my address, I once again express my heartfelt gratitude to all my fellow citizens, my salutations to Mother India, and my best wishes to all of you for a very bright future. Thank you. Jai Hind.